हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीटी स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज प्रोग्राम में। आज हम भूगोल विषय के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा से सक्रिय ज्वालामुखी है या है? 3 ज्वालामुखी हैं, माउंट कैमरून, माउंट किलिमंजारो, माउंट एटना। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। अब देखिए इसमें जो सही उत्तर है वह है सी। सी का मतलब क्या हो गया? माउंट कैमरून और माउंट एटना आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। देखिए यहाँ पे विकल्प में भी आपको दिखाई देगा माउंट कैमरून और माउंट एटना। 1 और 3 किस में आ रहे हैं? सी में आ रहे हैं। इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वह क्या होगा? सी होगा। अब देखिए आगे हम जान लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहते किसे हैं। जिसमें अक्सर विस्फोट होता है, हाल ही में उद्भेदन हुआ हो तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। माउंट कैमरून, एजोरस, माउंट एटना, इक्वाडोर, कोटोपैक्सी, माउंट एरेबस तथा अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप इसके उदाहरण हैं। अतः सी जो है सही उत्तर है। अब जान लेते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी को। वे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, संभावना है भविष्य में। तो जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, अंडमान निकोबार का नारकोंडम इसके उदाहरण है। अब जान लेते हैं मृत ज्वालामुखी। हमारे प्रश्न में एक ज्वालामुखी था माउंट किलिमंजारो, इसी का उदाहरण है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों या लंबे समय से कोई उद्भेदन नहीं हुआ और भविष्य में भी उद्भेदन यानी कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है, तो हम उसे मृत ज्वालामुखी कहेंगे। और ज्वालामुखी हम कह ही क्यों रहे हैं? क्योंकि अब वह ज्वालामुखी भले सक्रिय नहीं है लेकिन ज्वालामुखी की विशेषताओं को धारण करता है, इसलिए हम उसे सक्रिय न होने प्लस विशेषताओं को धारण करने के कारण मृत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण है माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या। अतः विकल्प बी तो गलत है ही, लेकिन सही उत्तर क्या है? सी है। अब देखिए अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है, पी तरंगों से पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव उत्पन्न होता है। दूसरा कथन है, एस तरंगे जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1, 2 और 3 और डी है ना तो 1 ना ही 2। देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है सी। सी का मतलब हो गया 1 और 2, दोनों ही कथन सही हैं। अब क्यों सही हैं समझ लेते हैं। भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातली। हम भूगर्भिक तरंगों की बात करते हैं जब हम कहते हैं पी तरंग और एस तरंग। दोनों में अंतर क्या है? पी तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये गैस, तरल और ठोस यानी कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं से होकर गुजर सकती हैं। एस तरंगों की बात करें तो इन्हें पहुंचने में पी की तुलना में समय लगता है। इसे द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। ये केवल ठोस पदार्थों से ही, मतलब कि गैस और तरल में नहीं गुजर पाएंगी लेकिन ठोस में गुजर लेंगी। ठीक है। विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगें विभिन्न तरीकों से संचरण करती हैं। आगे बढ़ने के साथ ही ये उन चट्टानों में कंपन पैदा करती हैं जिनसे होकर ये गुजर रही हैं। पी की बात करें तो पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालता है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आ जाती है और शैलों में, याद रखिएगा, शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया होती है। बात हमने पढ़ी अभी विकल्प में, यानी कि जो कथन था वहां पे। एस तरंग ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर, ये तरंग की दिशा है तो यहां कंपन क्या होगा? इसके समकोण पर होगा। ठीक है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त का निर्माण करती हैं। प्रकार से देखा जाए दोनों ही कथन जो हमें मिले थे प्रश्न में, दोनों के दोनों सही थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, क्षारीय लावा अत्यधिक गाढ़ा होता है तथा ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण करता है। दूसरा है, अम्ल लावा अत्यधिक तरल होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक मंद आलू ज्वालामुखी बनता है। ठीक है। अब इसका जो सही उत्तर है केवल 1, ये क्या है? ए है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इन 4 में से कोई एक सही उत्तर है और सही उत्तर क्या है? डी, ना तो 1 ना ही 2। देखिए
इसमें क्या है, उल्टा रहा है। क्षारीय लावा अत्यधिक गाढ़ा होता है कह रहा है, जबकि होता है तरल, और अम्ल लावा होता है गाढ़ा, और यहाँ पे लिखा क्या है, अत्यधिक तरल। अब देखिए यहाँ पे बात है कि हमने बता दिया कि गाढ़ा कौन होता है, अम्ल लावा, और तरल कौन होता है, क्षारीय लावा। लेकिन इससे होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। क्षारीय लावा में बात करें तो ये सर्वाधिक गर्म लावा होते हैं, इनका तापमान 1000 डिग्री के करीब होता है तथा वे अत्यधिक तरल, आसानी से प्रवाहित होने वाले, ठीक है। तो क्षारीय लावा का उद्गार बहुत शांति से होता है तथा उसका वेग अम्लीय लावा से अधिक होता है, अम्लीय लावा की तुलना में तेजी से बहेगा। क्योंकि ये बहुत तरल होता है इसलिए बृहद क्षेत्रफल, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में यह फैलता है, ठीक है। तो जमने से पूर्व काफी दूर तक पतली परतों के रूप में फैल जाता है। इस प्रकार ये हल्की ढलान वाले ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। कथन एक सही नहीं है, ये आप लोग को मैंने बताया उल्टा ही बोल रहा था, ठीक है। अम्लीय लावा की बात करें तो ये अत्यधिक गाढ़े होते हैं, ठोस तथा द्रव के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम गाढ़ा कहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे प्रवाहित होते हैं तथा जमने में बहुत अधिक दूरी तक नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार लावा प्रवाह एक खड़ी ढलान का शंक्वाकार ज्वालामुखी निर्मित करता है। शंक्वाकार मतलब कुछ ऐसे आपको शंक्वाकार ज्वालामुखी बनेगा। इस प्रकार से दूसरा कथन भी सही नहीं है। इसका मतलब जब दोनों ही कथन सही नहीं है तो हमारा उत्तर क्या हो गया, डी, ना तो एक ना ही दो। आगे देखिए, रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा 1935 में हुआ। यह एक एकल भूकंप के कारण निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है। रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? विकल्प है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, और डी क्या है, 1, 2 और 3। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सही उत्तर है वह है डी। डी का मतलब क्या हो गया, देखिए कि जो कथन 1 है वो भी सही है, 2 है वो भी सही है, 3 है वो भी सही है। क्यों है, थोड़ा समझ लेते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने हेतु जिस संवेदनशील यंत्र का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। 3 स्केल होती है, रॉसीफेरस स्केल होती है, मर्केली स्केल होती है और रिएक्टर स्केल होती है। जो अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर थे 1935 ईस्वी में भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने हेतु रिएक्टर स्केल का आविष्कार किया था, अतः कथन 1 सही है। आगे की बात करें तो इसके द्वारा भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा का मापन किया जाता है। सैद्धांतिक तौर पर रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं, हालांकि व्यवहारिक तौर पर सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त करने वाली भूकंपी घटना के परिमाण के आधार पर इसका एक लघुगणकीय पैमाना है जिसे पूर्ण संख्या में व्यक्त किया जाता है। देखिए, एक जो सर्वाधिक भूकंप आया है उसके आधार पर एक परिमाण तो बनता ही है कि इतना आया है, ये एक है कि इस लेवल पे आएगा तो ये इतना नुकसान होगा, यहाँ पे आ गया इतने का आ गया, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पर हम जो भी बताएंगे वह अधिकतम नहीं हो सकता है। व्यवहारिक रूप में हमें दिखता है, लेकिन अगर मान लीजिए उससे भी ज्यादा बड़ा भूकंप आगे समय में आ गया तो इसका मतलब कि वह वो सीमा नहीं थी जो हमने अभी तक सोच के रखी थी, सीमा उससे ज्यादा हो सकती है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। फिलहाल के लिए जो इसका पाठ्यांक होता है 0 से 10 तक होता है, और इसमें एक खास बात होती है कि जो पिछली इकाई है अगली इकाई की तुलना, जब हम अगली इकाई में यानी कि बढ़ेंगे तो पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्र होगी, यानी कि 4 से 5 में हम पहुंचते हैं, जो 5 है वो 4 से 10 गुना अधिक तीव्र होगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सर्वाधिक यानी कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन है आपका माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल और माउंट कोटोपैक्सी। और आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है माउंट कोटोपैक्सी, यानी कि उत्तर है डी, माउंट कोटोपैक्सी। कहां पे है? देखिए दक्षिण अमेरिका में, आपको इधर साइड मिल जाएगा। और यह जो है 19,613 फीट ऊंचा है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। क्या है? सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है, ना सिर्फ दक्षिण अमेरिका का बल्कि पूरे विश्व का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपी गतिविधि के दौरान उत्पन्न प्राथमिक तरंगें द्वितीयक तरंगों की तुलना में तेजी से गमन करती हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, छाया क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर स्थित वह क्षेत्र है जहां अधिकतम संख्या में भूकंप आते हैं। इसमें आपका सही उत्तर है बी,
बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब आपका हुआ केवल 2। अब केवल 2 क्यों? देखिए, केवल 2 कथन इसलिए सही है क्योंकि हमने पहले भी पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि प्राथमिक तरंगें द्वितीयक तरंगों की तुलना में तेजी से गमन करती हैं, ये तो हमें पढ़ा ही था। लेकिन ऊपर की देखिए बात करें, भूकंप की उत्पत्ति होती है इसे अधिकेंद्र कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अधिकेंद्र कहाँ पे होता है? जहां पर भूकंप पहुंचता है धरातल पर, वहां की जगह होगी ना अधिकेंद्र। तो यह कथन हमारा गलत हो गया। तीसरा कथन, छाया क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर वह क्षेत्र है जहां अधिकतम संख्या में भूकंप आते हैं, जबकि छाया क्षेत्र क्या होता है? यह वो क्षेत्र होता है जहां पर जो भूकंप है वह नहीं आएगा। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र जो नहीं है वही छाया क्षेत्र है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, आंतरिक भाग में स्थित वह केंद्र जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे अवकेंद्र कहते हैं, हाइपोसेंटर। कथन एक सही नहीं है इसी वजह से। और हम पी की बात करें तो यह जो प्राइमरी वेव है द्वितीय तरंगों की तुलना में 1.7 गुना तीव्र गमन करती है। इनके गुणों का अंतर भी हमने अभी हाल ही में देखा था पिछले प्रश्न में। ठीक है, आगे देखिए, विश्व के सभी भागों में भूकंप का अनुभव नहीं किया जा सकता है, और जिस जगह पर नहीं किया जा सकता है, जो क्षेत्र बचा हुआ है उस अनुभव से, उसी को हम क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? मध्य महाद्वीपीय, परिप्रशांत महासागरीय, मध्य अटलांटिक और अंतरा प्लेट। आपका सही उत्तर है बी। बी का मतलब परिप्रशांत महासागरीय। देखिए, पृथ्वी में जितना भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है वह सबसे ज्यादा कहां होता है? वह प्रशांत महासागर में, परिप्रशांत। ठीक है, परिप्रशांत महासागर क्षेत्र में होता है। वह जो है क्या कहलाता है? रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी और लगातार आने वाले भूकंपों के कारण निर्मित प्रशांत महासागर के चारों तरफ का यह क्षेत्र होता है, और प्रशांत महासागर के चारों ओर मुख्य ज्वालामुखियों की एक निरंतर श्रृंखला है। ठीक है, चारों ओर है, हर तरफ मौजूद है यह ज्वालामुखी की श्रृंखला। कहां से कहां तक देखिए विस्तार है। यह श्रृंखला उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट से गुजरती है, और अल्यूशन द्वीप से जापान के दक्षिण में इंडोनेशिया से टोंगा द्वीप और न्यूजीलैंड तक फैली हुई है। आप इसको जरा नक्शे में देखिए। देखिए, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, इधर हम एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद देखिए ये न्यूजीलैंड तक आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यह है पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र। ठीक है, परिप्रशांत क्षेत्र ये आपका हो गया। इस प्रकार हमारा आज का सेशन यहीं तक था। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते भी रहें। धन्यवाद।